Hello everyone. In previous classes we have done two chapters. First one is the matter in our surrounding and second is matter around us pure. और अब इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर द मिड टर्म एग्जामिनेशंस, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मिड टर्म एग्जाम के अंदर जितना आपने कर लिया उन दो चैप्टर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर सारा का सारा डिफरेंट मैटर है। क्योंकि हमने सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर में मैटर जो वर्ड पढ़ा था वो मैटर का सिर्फ वर्ड ही यूज होना है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर पीछे से कुछ आपको कोई इसका रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये चैप्टर आप आराम से शुरू कर सकते हैं, इसका कोई पीछे से रिलेशन नहीं है। तो चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स की बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर एटम्स। तो कहते हैं ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच इज नॉन एज मैटर एटम। अब देखिए सारे के सारे जितने भी मैटर हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मैटर हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, जो कि क्या करता है, स्पेस, मास, वॉल्यूम जो कंटेन करता है, ठीक है, जिसका खुद का मास है, जो खुद स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका खुद का वॉल्यूम है, उसको मैटर कहते हैं। लेकिन वो मैटर भी किससे बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एटम देते हैं। अब कहते हैं कि जो मैटर है वो एटम्स के साथ साथ मॉलिक्यूल से मिलकर भी बना हुआ है, लेकिन हम वो मॉलिक्यूल की बात जो है वो आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले जो चैप्टर के अंदर है वो है हमारे पास दो लॉज। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दो लॉ की स्टडी करेंगे। एक थर्ड लॉ भी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसकी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो लॉ को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम इसी लॉ को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ पढ़ने वाले हैं वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो एक साइंटिस्ट था एंटोनी लेवोजियर इन 1774, ये साइंटिस्ट ने लॉ दिया था। लॉ बड़ा इजी है। क्या बोलता है ये लॉ कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए, ना क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, मतलब जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। ये सारी जो प्रोसेस थी उसने एक क्लोज कंटेनर में की है, जिसमें उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो मास वो लेकर के चल रहा था, यानी कि जो भी उसने मैटर लिया था वो ना तो खत्म हुआ ना ही नया बना, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो कांस्टेंट जैसा लिया था वैसा का वैसा उसको ऑब्टेन हो गया। दैट मीन्स उसका जो मास वो लेके चल रहा है वो बाद में भी उसको उतना ही मिलता है। तो उसी बेसिस पे उसने एक लॉ डिस्क्राइब किया है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इस मास के लॉ के अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन डिस्क्राइब करते हैं। कैसे, मान लो मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, मैं 100 ग्राम लेके चल रहा हूँ। देखो, जो चीज रिएक्ट करती है, एक रिएक्शन होती है जिसमें दो थिंग्स पार्टिसिपेट करती है, एक तो रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट। जिसमें हम जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं वो होते हैं सारे के सारे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से भी कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट है तो वो सिंगल रिएक्टेंट क्या कर सकता है, वो सिंगल रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस से खुद भी डिवाइड हो सकता है। कितने में डिवाइड होगा, ये डेल्टा का साइन बनाया, देखिए ये ट्राइंगल नहीं है, डेल्टा बोलते हैं इसको, ये हीट का साइन है। दिस साइन शोज द हीट। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्या बनेगा इसमें CO2 गैस। ये एरो शो क्या कर रही है कि गैस बन रही है और गैस ऊपर की तरफ निकल गई है। तो ये कहते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है वो कितना बनता है, वो इसमें 56 ग्राम बनता है, 56 ग्राम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता है 44 ग्राम। 56 ग्राम तो ये बनते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। ये गैस की फॉर्म में निकल रही है, लेकिन गैस का भी खुद का मास है, तो वो कितना है, 44 ग्राम। और जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है वो है 56 ग्राम। तो ये मैंने क्या बोला आपको, ये रिएक्टेंट है, और इससे क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट बन गया। दिस इज द प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, और प्रोडक्ट्स मतलब हमें जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि फाइनल जो हमें मैटर ऑब्टेन होने वाला है वो हमें ऑब्टेन हो चुका है, जिसे हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। फाइनल मास जो हमें ऑब्टेन हुआ वो ये है। आप देखिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें कैसे एप्लीकेबल हुआ। तो 100 ग्राम मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, 100 ग्राम को जब मैंने इसको हीट किया तो देखा कि 56 और 44 ग्राम में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम इसका टोटल करें तो ये भी कितना बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। तो आप ये देखिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए। एक इक्वेशन और भी है, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2NaCl, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस 2NaCl। अभी मैंने रिएक्टेंट की बात करी, तो ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये बनेगा और ये बनेगा। हम इसमें एक्वस सोल्यूशन लेके चल रहे हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है कि हमने इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये एक्वस बन चुका है। जिसमें वाटर की अमाउंट होती है वो एक्वस है। इन दोनों को दो एक्वस सॉल्ट लिए, लेकिन इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है ये बनेंगे इसके अंदर प्रेसिपिटेट। मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया है, इसमें इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब क्या प्रेसिपिटेट होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। प्रेसिपिटेट बनेंगे और सोडियम क्लोराइड भी इसमें डिसॉल्व फॉर्म में हमें मिलेगा, एक्वस फॉर्म में ये हमें मिलेगा। मैं दो क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनके नाम क्या है और ये क्या है। दूसरा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्रेसिपिटेट क्या वर्ड आया है नया, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखिए इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, जब मैं आपको आगे वाला टॉपिक कराऊंगा तो इसमें मैं आपको कंपाउंड बनाने भी बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। तो सोडियम सल्फेट बोलते हैं इसको। इससे बनने वाला प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट। क्या बना ये, बेरियम सल्फेट। और ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कुछ नहीं है, जो घर में हम नमक यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, इसी का नाम सोडियम क्लोराइड है। ये अभी आप रिमेम्बर रखिए नाम को, लेकिन इसको बनाना कैसे है कंपाउंड्स को मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी हम फोकस करते हैं इसी लॉ को कि ये किसको करता है। ये देखिए दोनों रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। कहने का मतलब जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, एक एक 2Cl2, यहाँ भी 2Cl है, यहाँ 2Na है तो यहाँ भी 2Na है, SO4 मीन्स जितने हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उतने क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। सो ये क्या बता रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगला हम लोग कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है प्रोस्ट। इसने 1779 में इस लॉ को दिया था। ये लॉ क्या बोलता है कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट सेम ही कंबाइन होते हैं, लेकिन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब जिसका जितना मास होगा उसी मास के प्रोपोर्शन में वो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में ही अकॉर्डिंग टू बाय देयर मास वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। वाटर के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन है इसमें। आपको पता है वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, वाटर इज ए कंपाउंड। अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम क्या है, ठीक है। लेकिन छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये एक सिंगल एलिमेंट है O। अगर सेम काइंड के एलिमेंट आपस में अटैच हो जाए वो बन जाएगा मॉलिक्यूल। लेकिन H2O एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल आपस में अगर कंबाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो इसमें एक एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है कंपाउंड, ठीक है। तो H2O बन गया। ये बोलता है कि H2O जो बनता है वो किस रेशो में बनता है, तो बोलता है वो 1:8 में बनता है। 1:8 बाय मास के प्रोपोर्शन में वो क्या होता है, आपस में
अटैच रहता है। एक एग्जांपल भी लेते हैं, कहते हैं कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दिया जाए तो वो लगभग 11:89 क्योंकि देखिए 11 क्या होगा, मैंने कितना वाटर लिया, मान लो 100 ग्राम वाटर लिया, 100 ग्राम वाटर को आपने ब्रेक किया तो 100 ग्राम को ब्रेक करने पे 11 तो रेशियो किसकी आती है, हाइड्रोजन की, और ये किसकी रेशियो है, ऑक्सीजन की। तो 11:89 में वो डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसको हम कट भी करें तो अप्रोक्सीमेट क्या आता है, लगभग 8 ही आता है। 11 1 सा 11 एंड अप्रोक्सीमेट ये क्या आता है, 8 ही आता है। तो आप चाहे कोई भी वाटर ले लें, चाहे प्योर वाटर ले लें, चाहे रिवर वाटर ले लें, चाहे सी वाटर ले लें, कैसा भी वाटर ले लें, आपको जो वाटर की परसेंटेज यानी कि जो उसके अलग अलग एलिमेंट्स के प्रपोर्शन की जो परसेंटेज है वो आपको यही मिलेगी 1:8। तो इसका मतलब ये लॉ इस पे एप्लीकेबल हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, NH3, इसका नाम है अमोनिया, ये गैस है अमोनिया। अमोनिया के अंदर क्या रहता है, देखिए ये आपकी किस रेशो में कंबाइन होगी, 14:3, यानी कि 14 ग्राम एंड 3 ग्राम, यानी कि 14:3 का मतलब है 14 प्रपोर्शन तो इसका रहेगा और 3 प्रपोर्शन इसका रहेगा। ये बाय मास इसके साथ एक दूसरे से क्या रहेगी, कंबाइन होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि हमेशा इनके प्रपोर्शन सेम रहते हैं। अगर आपने थोड़ा भी इसका प्रपोर्शन चेंज कर दिया तो आपका जो कंपाउंड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे H2O का मतलब होता है वाटर, लेकिन H2O के बाद H2O2 कर दिया, दिखने में एक जैसा कंपाउंड दिखता है, सिर्फ एक ऑक्सीजन को मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो H2O2 और H2O दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो है पानी जिसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं, ये H2O2 को पी नहीं सकते ऐसे, क्योंकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे फर्क पड़ा, सिर्फ आपने इसके प्रपोर्शन को चेंज कर दिया। जो सिंगल ऑक्सीजन आने वाला था अब वो डबल ऑक्सीजन आ चुका है, जिसकी वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टी क्या आ चुकी है, चेंज। तो क्या ये लॉ इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है, है। तो इसका मतलब कहना ये है कि अगर ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को शो कर पाएगा। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी बदल दी, मीन्स अपनी रेशो को बदल दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो दीज आर द 2 लॉज। ये थे हमारे 2 लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इससे पहले जो लॉ क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।